नमस्कार दोस्तों। तो अलग अलग सेटिंग्स करने के बाद अब हम हमारे लेक्चर की तरफ बढ़ जाएंगे। अ, 3 टॉपिक ख़त्म कर लिए हमने, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सिंगल एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब हमें आना है अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, जो कि है पार्टनरशिप अकाउंट्स। इनफैक्ट पार्टनरशिप अकाउंट्स में मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें आ जाती है एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। उसी पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमको डिस्कस करना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी। पर इसके पहले कि हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के क्वेश्चंस, डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस पे जाएं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आपने जब पार्टनरशिप टॉपिक को रिवाइज करना है, जब आपने पार्टनरशिप टॉपिक को गो थ्रू करना है, तो किन चीज़ों पे आपने पूरा फोकस रखना है, किन चीज़ों पे आपने अपना ध्यान रखना है। इस चीज़ को हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे और उसके उपरांत हम लोग जाएंगे ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप, पीएसआर कैलकुलेशंस, गेन सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेशंस, गुडविल का कैलकुलेशन, गुडविल का अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो पार्टनरशिप में आप फोकस किस पे रखने वाले हो, पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपको ध्यान किन किन चीज़ों पे देना है, सबसे पहले उन सारी चीज़ों की बात करेंगे हम लोग। पार्टनरशिप में आपको ध्यान देना है ऑन द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आपको ध्यान देना है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, जिस पे लोग सवाल पूछते हैं, मैं उन चीज़ों को ध्यान में रख रहा हूं। आपको ध्यान देना है पीएसआर पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कैलकुलेशन पे, गेन रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही आपको ध्यान देना है गुडविल पे, गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल की अकाउंटिंग। आपको ध्यान देना है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज पे। रीवैल्यूएशन में दोनों तरह का रीवैल्यूएशन, नॉर्मल रीवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। फिर आपको ध्यान देना है ऑन द रिजर्व्स, रिजर्व्स की एडजस्टमेंट्स, अगर रिजर्व्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका एडजस्टमेंट कैसे करना है। और फिर आपको ध्यान देना है ऑन द कंसेप्ट ऑफ जेएलपी एंड एसएलपी। ये सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इन सब को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनके डिस्कशंस के उपरांत हम लोग चले जाएंगे इनके क्वेश्चंस पे। जिस तरह के आईसीआई क्वेश्चंस पूछ रही है उनको, उन क्वेश्चंस को डील करेंगे और फिर हम लोग चले जाएंगे डिसोल्यूशन की तरफ। करेक्ट। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे। फिक्स कैपिटल यानी कि फर्म ने तय किया हुआ है कि पार्टनर्स का कैपिटल रहने वाला है फिक्स, और अगर पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स रहने वाला है तो इसका मतलब जब आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो वो दो बनेंगे, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा, दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट बनेगा। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स रहेगा, सेम रहेगा फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट, चेंज होता रहेगा फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। आपके जो एनुअल एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कि आपका ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट हो गया, आपके प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट हो गया, आपके इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, सॉरी आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल करंट अकाउंट में नहीं आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं। जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, वेयर एज पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। वेयर एज जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दोस्तों हर पार्टनर के लिए केवल एक अकाउंट बनाया जाता है। तो इसका मतलब सारे के सारे जो एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही किए जाएंगे, चाहे वो आप रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉसेस की बात करें, चाहे आप एनुअल प्रॉफिट लॉसेस की बात करें, चाहे आप गुडविल के एडजस्टमेंट की बात करें या किसी भी तरह के एडजस्टमेंट्स की बात करें, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में होंगे।
और क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट केवल एक रहने वाला है, इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। करेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग अगले मुद्दे पे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? पार्टनरशिप फर्म में कभी भी अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग्स द पार्टनर्स जो अकाउंट बनाया जाता है उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। कैसे होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन? क्रेडिट में आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट और डेबिट में चला जाएगा आपका रिजर्व्स, अगर फर्म ने तय किया हुआ है कि कुछ रिजर्व्स बनाने हैं। सो दोज रिजर्व्स विल बी अपीयरिंग इन द पार्टनर्स कैपिटल द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसी तरह से अगर पार्टनर्स को सैलरी देनी है, सैलरी टू पार्टनर, अगर पार्टनर्स को किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये सारी चीजें आ जाएगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट भी जो है वो पार्टनरशिप के प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। वेराज अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाए हैं तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपके पार्टनरशिप के P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड में। तो इस तरह से आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर पूछा जाता है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं और उसमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर्स रिलेटेड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, इन सच केस in such case you are going to in such situation you are going to consider the provisions of Indian Partnership Act। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सैलरी टू पार्टनर का प्रोविजन नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। हालांकि अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया गया है दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैज टू बी चार्ज्ड, द सैलरी टू पार्टनर्स हैज टू बी गिवन, रिजर्व्स हैव टू बी क्रिएटेड, उस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट पूछा जा सकता है और वही उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट आप कॉल्यूमिनर फॉर्मेट में बनाएंगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर मोर देन 3 पार्टनर्स वाली सिचुएशन आ जाती है तो आई वुड सजेस्ट यू शुड बी प्रिपेयरिंग 2 सेपरेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपके एग्जाम पेपर के आंसर शीट में 4 पार्टनर्स का कॉल्यूमिनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बना पाएंगे आप, और चारों का अलग अलग बनाना, चारों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनाना विल इंक्रीज योर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। राइट, चलिए तो अगली कंसेप्ट पे आ जाता हूं मैं, जो कि है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ध्यान कहां देना है आपको? PSR, बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कहते हैं बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, उसे हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के पहले वाला जो PSR होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर पार्टनरशिप हो तो आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला जो आपका PSR है उसे हम लोग कहते हैं न्यू PSR। अब अगर न्यू PSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज मोर देन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसे हम लोग कहते हैं गेन रेशो। और अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज लेस देन द न्यू PSR, द ओल्ड PSR, इन दैट केस हम इसे कहते हैं सैक्रिफाइस रेशो। करेक्ट। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा जब कभी भी आप गुडविल का एडजस्टमेंट करते हो तो आप 2 तरह से कर सकते हो। या तो आप ओल्ड एंड न्यू रेशो में एडजस्ट कर सकते हो, या तो आप उसे गेन सैक्रिफाइस रेशो में एडजस्ट कर सकते हो।
इसकी ऑफ कोर्स अकाउंटिंग एंट्रीज हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पे समझने लायक बात क्या, जब कभी भी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में, उस केस में आपके नए पार्टनर विल ऑलवेज बी द गेनिंग पार्टनर एंड द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विल जनरली बी द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पर यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि आपका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है सारा का सारा एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। एंड therefore whenever there is a kind of admission of a partner, आपको ये चेक करना चाहिए कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से कौन से पार्टनर का रेशो कम हो रहा है, कौन से पार्टनर का रेशो उतना ही रह रहा है जो पहले था। इस केस में अगर सपोज किसी पार्टनर का ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर सेम है तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं माना जाता है। उसका गुडविल या फिर रीवैल्यूएशन मेमोरेंडम करते समय आपके जो गेन सैक्रिफाइस रेशो में एडजस्टमेंट्स होंगे उसमें उस पार्टनर का कहीं भी हिस्सा नहीं बनेगा। करेक्ट। साथ ही साथ आगे समझने वाली बात क्या, वो ये कि आपके रिटायरमेंट या डेथ वाले क्वेश्चंस में हमेशा आउटगोइंग पार्टनर ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो ही सिर्फ गेनिंग पार्टनर्स रहेंगे। यहां याद रखने वाली बात क्या है दोस्तों, वापस वही, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके जो पार्टनर्स हैं वो गेन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई एक पार्टनर गेन नहीं कर रहा है। तो जो पार्टनर गेन नहीं कर रहा है उसके अकाउंट को किसी भी तरह का गुडविल से रिलेटेड या फिर आपके मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड डेबिट नहीं होंगे। इज इट पॉइंट राइट? तो इन मुद्दों को, इन चीजों को याद रखते हुए आप आपके एडजस्टमेंट्स करिए, आपकी अकाउंटिंग करिए और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए पीएसआर इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? एम आई गोइंग फाइन? अब मैं आ जाता हूं अगले मुद्दे पे और वो है कि आप जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप कैलकुलेट करने वाले हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्टमेंट कुछ ऐसे होगा। आप इसे परसेंटेज टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसे इंटीजर टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मान लो ए एंड बी आर द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विद द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड with 1/5 शेयर। अब इसके आगे अगर आपको कुछ नहीं बताया गया है, इसके आगे अगर आपको कुछ नहीं बताया गया है दोस्तों, तो समझ लीजिए कि आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बनने वाले हैं और उनका सैक्रिफाइस रेशो विल बी सेम एज देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस केस में अगर मुझे न्यू रेशो कैलकुलेट करना है तो न्यू रेशो कुछ इस तरह से कैलकुलेट होगा, 1 - 1/5 का 3/5 विल बी द शेयर ऑफ ए। क्यों किया मैंने 1/5? क्योंकि सी को देने वाले हैं आप 1/5 और उसको 1/5 देने के बाद ए और बी के लिए बचता है 4/5 और उस 4/5 का 3/5 विल बी टेकन बाय ए। That means A's new ratio becomes 12/25। उसी तरह से B का रेशो क्या बनेगा, 1 - 1/5 into 2/5 that is 8/25 और C का न्यू रेशो जो अभी था 1/5 उसको हम लोग 5/5 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए हमारा रेशो बन जाएगा 5/25। तो इसका मतलब न्यू रेशो बिकम्स 12:8:5। करेक्ट? ये कब आपको अगर सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि नए पार्टनर का रेशो कितना है। हालांकि अगर आपसे कहा गया है कि सी शेयर्स 1/5 इन फ्यूचर
टेकन फ्रॉम ए, मतलब ये हुआ कि सारा का सारा सी को जो शेयर जाने वाला है वो सारा का सारा ए बेयर करने वाला है, और इसीलिए ए का शेयर कम होगा। ए विल बी द ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गुडविल की एडजस्टमेंट के समय बी पिक्चर में नहीं आएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट के समय बी पिक्चर में नहीं आएगा, सिर्फ ए ही फोकस में रहेगा। सो एज शेयर इन दिस केस विल बी व्हाट, 3/5 minus 1/5, that is 2/5. B's share in this case will be what? Remains at 2/5. And C's share will become what? 1/5. And therefore the new ratio will become what? 2:2:1. Right? पर अगर आपसे कहा गया C's share is 1/5 taken equally from A and B, taken equally from A and B, मतलब A और B 1/5 का आधा आधा हिस्सा कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। सो इन दिस केस एज शेयर दोनों का दोनों सैक्रिफाइस रेशियो क्या बन जाएगा? 1:1। जितना सी का गेन उसका आधा ए का सैक्रिफाइस, उसका आधा बी का सैक्रिफाइस। तो ए का नया शेयर कैसे बनेगा? ए शेयर विल बी 3/5 माइनस 1/5 का 1/2, and that comes to 2/10. I'm sorry, 3, 6, 5/10. उसी तरह से B's share will be what? B's share will be equal to 2/5 minus 1/5 का half, and that comes to 3/10, और C का शेयर बन जाएगा जो कि अभी है 1/5 into 2/2, that is 2/10, and therefore the new ratio becomes 5:3:2. हालांकि इसे अगर आप परसेंटेज टर्म्स में मेंशन करेंगे, परसेंटेज टर्म्स में प्रेजेंट करेंगे तो भी चल जाएगा। एंड हाउ विल यू डू दैट? ए, बी और सी, ए का शेयर था 60%, बी का शेयर था 40%। कैसे? 3/5 into 100 is nothing but 60%, 2/5 into 100 is nothing but 40%। सी को कुछ भी नहीं था, अब सी आ रहा है, सी को मिलने वाला है 20%। कैसे? 1/5 into 100, मतलब कि 20% सी को मिलने वाला है, और इस 10% का इस 20% का आधा आधा ए और बी देने वाले हैं या नहीं? दैट इज 10% ईच। तो इनका नया रेशो क्या बन जाएगा? 50%, 40%, 30% एंड 20%, यानी कि नया रेशो हो गया 5:3:2। हालांकि मैं जनरली सजेस्ट नहीं करता हूं कि आपने परसेंटेज टर्म्स में करना चाहिए, स्पेशली अगर कैलकुलेशंस डिफ्लेक्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, और उस केस में आपने जब कभी भी फ्रैक्शनल कैलकुलेशंस आए तो उस केस में आपने परसेंटेज टर्म्स यूज नहीं करने चाहिए। आई होप आई एम गोइंग फाइन फॉर एवरीवन। देखिए, मैं इन कंसेप्ट्स की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस आता है, इसका इम्पैक्ट आता है। अदरवाइज आई वुड हैव डायरेक्टली स्टार्टेड विद द प्रॉब्लम्स ऑल्सो। पर कैसा होता है ना कि आपको एक बार अगर कंसेप्ट्स वापस से ब्रशअप हो जाए तो आप जब प्रॉब्लम्स में उसको अप्लाई करते हो तो आपका एप्लीकेशन थोड़ा सा फास्टर हो जाता है, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। आई होप दैट इज क्वाइट सुटेबल टू एवरीवन हु इज सिटिंग इन दिस क्लास। ऑलराइट, कैसा है कि अब चाहे संडे हो चाहे जन्माष्टमी हो, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो हमारी एग्ज़ाम। और इसलिए मैं भी आपके साथ डटा हुआ हूं और डटा हुआ ही रहूंगा। आपको आगे बढ़ना है और आपको बढ़ाने में मेरा पूरा सपोर्ट आप लोगों के साथ है। राइट,
अब आ जाते हैं हम लोग अगले वाले कंसेप्ट पे, जो कि है गुडविल। गुडविल में बच्चों कैलकुलेट करने के लिए मेनली 3 मेथड्स इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है नॉर्मल प्रॉफिट मेथड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले कैलकुलेट करोगे आप एवरेज प्रॉफिट। कैसे? समेशन ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स विल गिव यू द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज विल गिव यू द वैल्यू ऑफ गुडविल। पर एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करते समय हमें एक चीज क्या ध्यान में रखनी चाहिए? अगर हमें प्रॉफिट सीक्वेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड में दिया हुआ है, तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट यू शुड बी फॉलोइंग द वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल, जिसमें कि आपके सबसे अर्लियर ईयर वाला जो प्रॉफिट है उसका वेट सबसे कम रहेगा और आपका जो सबसे लेटेस्ट ईयर वाला प्रॉफिट है उसका वेट ज्यादा रहेगा। व्हाट डू आई मीन बाय वेट? वेट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ सीक्वेंशियल नंबर। मान लो आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 11 लाख, 12 लाख, मतलब प्रॉफिट राइज हो रहे हैं ईयर बाय ईयर। अब क्योंकि प्रॉफिट ईयर बाय ईयर राइज हो रहे हैं, इस केस में हम अप्लाई करेंगे वेटेड एवरेज मेथड, जिसमें हमारा जो सबसे पहला वाला साल है उसको हम अलोकेट करेंगे नंबर 1, दूसरे वाले साल के लिए नंबर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहां पर अगर हमें वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करनी है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या? समेशन ऑफ प्रॉफिट इनटू वेट, मतलब हर साल के प्रॉफिट्स को आप उसके रिस्पेक्टिव वेट के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, इसकी जो टोटल बनेगी डिवाइड बाय समेशन ऑफ वेट्स विल बी योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एंड ये एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, अगर प्रॉफिट सीक्वेंशियल ऑर्डर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड में दिया जाए तो आपने वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करनी चाहिए। ऑलराइट? और उस केस में जब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। करेक्ट? एक और बात यहां पे समझने लायक क्या, अगर आपको किसी भी तरह के अबनॉर्मल आइटम्स दिए गए हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स दिए गए हैं जो कि आपके रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज में अकर नहीं होते हैं, इस तरह के आइटम्स का जो एडजस्टमेंट है वो पहले करना पड़ेगा बिफोर अराइविंग एट द गुडविल। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? Whatever is the profit given, add back to that the abnormal losses, subtract from that the abnormal gains to arrive at the normal profit, and that normal profit will be considered for the purpose of valuation of goodwill. यहां पे कई बार आपको एडजस्टमेंट्स के तौर पे दिया जाता है द कंसेप्ट रिलेटेड टू व्हाट? द क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन। आपने एडजस्ट किसको करना है? तो फर्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक का अंडर या ओवर वैल्यूएशन और लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक का अंडर और ओवर वैल्यूएशन। अगर आपके मिडिल ऑफ द ईयर्स का स्टॉक ओवर या अंडर वैल्यू होता है तो उसे आप इग्नोर करके चलिए, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। और इस केस में आप जब एडजस्टमेंट करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की ओवर, ओपनिंग स्टॉक की ओवर या अंडर वैल्यूएशन और लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक की ओवर और अंडर वैल्यूएशन को एडजस्ट करना है। पर पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरेंस, कैविएट, वो क्या कि अगर आप वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हो तो सारे के सारे स्टॉक का ओवर या अंडर वैल्यूएशन आपको एडजस्ट करना चाहिए, फर्स्ट ईयर का हो या सब्सिक्वेंट ईयर का हो। पर याद रखने वाली कंसेप्ट क्या कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। करेक्ट है? तो मैंने 4 चीजें गुडविल के बारे में बात कर ली। पहली एवरेज मेथड, जैसे कि जिसमें कि हम लोग सिंपल एवरेज कैलकुलेशन करते हैं, समेशन ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज विल गिव यू द गुडविल। दूसरा मैंने कहा अगर प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग
या डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो उस केस में आप वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करोगे, जिसमें वेट्स विल बी द सीक्वेंशियल नंबर 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स, जिसमें सबसे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसको 1 असाइन होगा वेट के तौर पे, और जो सबसे आखिरी वाला जो आपका प्रॉफिट है उसको आप लेटेस्ट वाला नंबर अलोकेट करोगे। और कैलकुलेशन कैसे होगा? समेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ वेट्स विल गिव यू द वेटेड प्रॉफिट, एंड दैट वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज विल गिव यू द अमाउंट ऑफ गुडविल। करेक्ट। दूसरी बात हमने जो डिस्कस की, तीसरी बात जो हमने डिस्कस की वो थी एक्सेप्शनल आइटम से रिलेटेड। अगर आपके प्रॉफिट्स में किसी भी तरह के एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अबनॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉसेस दिए गए हैं, तो गुडविल कैलकुलेट करते समय आपको पहले प्रॉफिट्स को नॉर्मल लेवल पे लाना पड़ेगा, और उसके लिए आप क्या करोगे? whatever is the profit given, add back to that the abnormal losses and subtract therefrom the abnormal gains to arrive at the normal profit, और उसके बाद आप अपनी मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन कर लीजिए। चौथी बात मैंने आपसे कही, स्पेशली द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुडविल, जिसमें मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपके फर्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक अंडर या ओवर वैल्यू किया गया है तो उसे आप एडजस्ट करोगे, या फिर अगर लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक को अंडर या ओवर वैल्यू किया गया है तो उसे भी आप एडजस्ट करोगे। हालांकि अगर मिडिल ऑफ द ईयर्स का क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक अंडर या ओवर वैल्यू किया जाता है तो उसे आप इग्नोर करोगे जब आप एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हो। पर अगर आप वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपको सारे के सारे अंडर या ओवर वैल्यूएशंस को कंसीडर करते हुए आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है। आई होप आई एम क्वाइट क्लियर ऑन दिस पार्ट। द नेक्स्ट मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कैसे? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज प्रॉफिट, याद रखने वाली बात, सुपर प्रॉफिट मेथड के समय चाहे प्रॉफिट्स ट्रेंड में दिए हों फिर भी हम लोग उसका वेटेड एवरेज नहीं करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या फॉलो करेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेप 1 द एवरेज प्रॉफिट, दैट इज समेशन ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय n। दूसरा, we'll calculate the normal profits, that is capital employed into normal rate of return। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज नथिंग बट द कैपिटल एम्प्लॉयड। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या? इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क रिटर्न, दैट विल बी गिविंग यू द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो सुपर प्रॉफिट विल बी इक्वल टू द एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस द अल्टरनेटिव जॉब रेम्यूनरेशन या फिर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। जो भी वैल्यू बचेगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज द सुपर प्रॉफिट, एंड सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज विल बिकम योर गुडविल। इज इट पॉइंट राइट? तीसरी मेथड जो आपको पूछी जा सकती है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड? हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हमारा सुपर प्रॉफिट। कैसे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट विल गिव अस सुपर प्रॉफिट, एंड सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल गिव अस द गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड। या फिर अगर आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल बिकम योर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, and capitalized profit minus the actual capital employed will become your value of goodwill। alright, किसी भी तरह से आप गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। is it right? The next concept that we need to talk about is the accounting for goodwill। accounting for goodwill। अकाउंटिंग फॉर गुडविल के समय दोस्तों एक चीज याद रखिए, अगर गुडविल एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो आपने सबसे पहले जो गुडविल दिया गया है उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। राइट ऑफ कर देना चाहिए मतलब क्या?
राइट ऑफ कर देना चाहिए मतलब क्या, आपने उस गुडविल को राइट ऑफ कर देना चाहिए मतलब उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफर कर देना चाहिए। मैं वापस रिपीट करता हूं, एग्जिस्टिंग गुडविल इनटू द बैलेंस शीट शुड बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किसके लिए कहा मैंने, एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए। अब आपका जो नया गुडविल है फर्म का, उस गुडविल को पूरी तरह से करिए आप एडजस्ट करने के लिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, क्या आपके नए पार्टनर ने, आने वाले पार्टनर ने गुडविल का पैसा लाया है, और अगर लाया है तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप गुडविल प्रीमियम का अकाउंट अलग से बनाइए। एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। दूसरा, आप गुडविल प्रीमियम का अकाउंट मत बनाइए, आप वो जो पैसा ला रहा है उसे आप डायरेक्टली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। आप क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, या तो जो गुडविल प्रीमियम को आपने अलग से क्रेडिट किया वो गुडविल प्रीमियम आप ट्रांसफर कर दीजिए टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। क्या एंट्री पास करेंगे आप, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। पर अगर आपने गुडविल प्रीमियम अकाउंट नहीं बनाया है, अगर नए पार्टनर ने लाया हुआ गुडविल का पैसा आपने डायरेक्टली उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, तो उस केस में आप एंट्री पास करेंगे सिंपली द गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, मतलब कि नए पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और ये वाली एंट्री होगी इन द गेन सैक्रिफाइस रेशियो। इज दैट पॉइंट राइट। हालांकि अगर आपका नया पार्टनर गुडविल का पैसा अलग से नहीं ला रहा है, इन दैट केस आप गुडविल का एडजस्टमेंट करोगे पार्टनर के अकाउंट्स के थ्रू। मतलब जो भी उसने कैपिटल के तौर पे पैसा लाया है उसके लिए आप सिंपल एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आप एंट्री क्या पास करोगे, एक ऑप्शन है आपके पास थ्रू द गुडविल अकाउंट, यानी कि आप पहले गुडविल रेज करोगे फिर गुडविल राइट ऑफ करोगे। क्या एंट्री पास करोगे आप, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। ये हो गई रेज ऑफ गुडविल की एंट्री। दूसरी आप एंट्री पास करोगे टू राइट ऑफ द गुडविल, आपकी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू गुडविल अकाउंट। या तो आप रेज करके राइट ऑफ कर दीजिए, दूसरा ऑप्शन आप डायरेक्टली पार्टनर्स अकाउंट में एडजस्ट करिए। स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नो गुडविल अकाउंट टू बी ब्रॉट इनटू द बुक्स, तो उस केस में आप रेज राइट ऑफ वाली एंट्री नहीं लिख सकते हो, चाहे वो सिंपल भी लगे फिर भी नहीं लिख सकते हो। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा 1 मिनट में। अब अगर आपको स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि यू हैव टू एडजस्ट द गुडविल थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करोगे थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द गेन सैक्रिफाइस रेशियो। क्या एंट्री होगी आपकी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट इन द गेन सैक्रिफाइस रेशियो। मान लो एग्जाम में आपके पास समय कम है, आपको गेन रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो ये कैलकुलेट करने में इंटरेस्ट नहीं है या समय नहीं है, आप क्या करेंगे, आप आपके रफ पेज पे चले जाइए, वहां पे पहले गुडविल रेज करिए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर, और उसके बाद में उसी गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए ऑल पार्टनर्स न्यू पीएसआर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और फिर इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दीजिए। जो कंबाइंड इफेक्ट है वो आपका गेन सैक्रिफाइस वाला एंट्री हो गया, बात खत्म। ज्यादा सिंपल बन जाएगा, करेक्ट। मतलब ये कि आप अपना समय बचा सकते हो, पर एडजस्टमेंट पार्टनर्स अकाउंट के थ्रू करनी है, इसीलिए आपको ये वाली एंट्री समझना जरूरी था। इज इट राइट। अब आ जाते हैं हम लोग अगले मुद्दे पे, दैट इज द रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। जब कभी भी हम लोग असेट्स का रीवैल्यूएशन करते हैं, उस केस में हम लोग बनाते हैं एक अकाउंट दैट इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन अकाउंट और द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से दिखेगा, एवरी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी और every decrease in the value of assets will be debited to the revaluation account. Every increase in the value of assets or every decrease in the value of liability will be transferred in the revaluation account credit side. अगर क्रेडिट डेबिट से ज्यादा है, मतलब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, टू ओल्ड पार्टनर्स इन
ओल्ड पीएसआर, बराबर, ये जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। पर अगर डेबिट क्रेडिट से ज्यादा है, in that case it will be the revaluation loss, and that revaluation loss will also go to whom? Old partners in old PSR। कौन से रेशो में? in the ओल्ड पीएसआर। ये कहा जाएगा पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, और ये कहा जाएगा पार्टनर्स के डेबिट साइड में। करेक्ट है। हालांकि अगर आपको एक लाइन लिख के दे दी गई क्वेश्चन में कि दैट पार्टनर वांट टू कैरी द असेट्स एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यूज, मतलब कि पार्टनर्स को अपने असेट्स एंड लाइबिलिटीज को उसी वैल्यू पे कंसीडर करना है, तो इसका मतलब आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में आप वर्किंग नोट के तौर पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। अगर प्रॉफिट होता है तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अगर लॉस होता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। इस तरह की एडजस्टिंग एंट्री आपके उस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस की हो जाएगी। मतलब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है तो गुडविल की तरह एडजस्ट होगा, और अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो रिवर्स ऑफ गुडविल की एंट्री होगी। इज इट पॉइंट राइट? किसी भी तरह के रिजर्व्स अगर आपके बैलेंस शीट में दिए गए हैं जो कि फ्री रिजर्व्स हैं, इन सबको आपने ट्रांसफर कर देना है टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई रिपीट, all reserves which are given in the balance sheet, existing one, those all reserves and surplus will be transferred to old partners in their old profit sharing ratio. I hope I'm going good for everyone. All right? अब आ जाता हूं मैं लास्ट मुद्दे पे, जो हमारे इतने सारे, एक और मुद्दा था जो था कैपिटल एडजस्टमेंट का, जो कि हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ सॉल्व करते समय डिस्कस करेंगे। लास्ट मुद्दा जो मुझे डिस्कस करना है आज के लिए और पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, मतलब कि जेएलपी। अगर आपके बैलेंस शीट में जेएलपी दी हुई है असेट साइड में केवल, तो इसका मतलब दे आर फॉलोइंग जेएलपी असेट मेथड। अगर बैलेंस शीट के असेट और लाइबिलिटी दोनों साइड में जेएलपी दी हुई है, मींस दे आर फॉलोइंग जेएलपी रिजर्व मेथड। पर अगर जेएलपी आपके बैलेंस शीट में नहीं दी गई है तो दे आर फॉलोइंग द जेएलपी प्रीमियम मेथड। अब अगर जेएलपी प्रीमियम मेथड फॉलो हो रही है तो आने वाला जेएलपी का पूरा पैसा विल डायरेक्टली बी ट्रांसफर टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। अगर अगर आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में जेएलपी दी गई है और जेएलपी को सरेंडर किया गया है, तो द डिफरेंस बिटवीन द सरेंडर वैल्यू एंड द जेएलपी असेट ओनली विल बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। अगर आपको जेएलपी असेट और रिजर्व्स दोनों दिए गए हैं तो रिजर्व्स ऑफ जेएलपी विल बी ट्रांसफर्ड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। अगर जेएलपी और एसएलपी दोनों कंसेप्ट दी गई हैं एक ही क्वेश्चन में, इन दैट केस द रिटायरिंग, और अगर वहां पे सिर्फ रिटायरमेंट का केस है और कोई भी पॉलिसी कैंसिल नहीं की जा रही है, तो द सरेंडर वैल्यू ऑफ ऑल द पॉलिसीज विल बी एडजस्टेड इन द गेन सैक्रिफाइस रेशियो। मैं रिपीट करता हूं, मान लो 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, और उन तीनों की एक कंबाइंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी है। इस केस में अगर कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और कोई भी पॉलिसी कैंसिल नहीं की जा रही है, तो उस केस में सारी की सारी पॉलिसीज की सरेंडर वैल्यू को आप सिंपली एडजस्ट कर देंगे इन द गेन सैक्रिफाइस रेशियो। हालांकि अगर किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो रही है, तो जिस पार्टनर की डेथ हुई उस पार्टनर की एसएलपी का मैच्योरिटी वैल्यू, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मैच्योरिटी वैल्यू, और जो सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर्स जिंदा हैं अब तक के, उन पार्टनर्स की एसएलपी का सरेंडर वैल्यू, ये टोटल मिला के आप एडजस्ट करोगे इन द गेन सैक्रिफाइस रेशियो। आखिरी वाला पॉइंट रिपीट कर देता हूं, जेएलपी का मैच्योरिटी वैल्यू, डिसीज्ड पार्टनर्स का मैच्योरिटी वैल्यू, सर्वाइविंग पार्टनर्स के सरेंडर वैल्यू, इनकी कंबाइंड वैल्यू को आप एडजस्ट करेंगे इन गेन सैक्रिफाइस रेशियो। इज इट पॉइंट राइट? तो आज मैंने क्या किया, तो मैंने आपके सामने सारे के सारे पार्टनरशिप से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको बहुत ही
फास्ट में, बहुत ही सुपर बुलेट स्पीड में कवर कर लिया। क्यों? आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है दोस्तों, पर याद सारी चीज़ें रखनी है, और इस वजह से मैंने इसको समराइज्ड फॉर्म पे पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है। अब अगले वाले सेशन में, जो कि हमारा कल रात 8 बजे होगा, उस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। इज द पॉइंट राइट? तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आज के लिए मैं यहीं पे रुकता हूं। कल वाले सेशन में अगली वाली बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड गुड नाइट।